हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण कक्षा में। तो आज हम करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण से एक नया पाठ 7, शब्द निर्माण, समास। नर और नारी, नर नारी, समय के अनुसार यथा समय, लंबा है उदर जिसका लंबोदर, रसोई के लिए घर रसोई घर, जल की धारा जलधारा, चंद्रमा के समान मुख चंद्रमुख। अ वर्ग के शब्द समूहों का संक्षिप्त रूप ब वर्ग में है। अब ये जो अ वर्ग में ये जितने भी शब्द समूह दिए गए, ये सब शब्द समूह है ना, तो इनका जो संक्षिप्त रूप है मतलब छोटा रूप, वो इस वर्ग में लिखा हुआ है। अतः संक्षेप के लिए परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना की जा सकती है। अब अगर हमें किसी शब्द समूह को संक्षिप्त करना है और उनमें परस्पर संबंध बनाए रखने वाले जो दो शब्द हैं या दो से अधिक शब्द हैं, जो शब्द समूह हैं, उनके मेल से हम एक नए शब्द की रचना कर सकते हैं। शब्दों का ये मेल समास कहलाता है। इसे कहते हैं समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यह है समास की परिभाषा। अब विशेष बात क्या है? विद्यार्थी प्रायः संधि व समास में भेद नहीं कर पाते। ध्यान रहे कि संधि में वर्णों के मेल से परिवर्तन आता है तथा समास में शब्दों के मेल से परिवर्तन आता है। अभी हमने पिछले पाठ में संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि में क्या होता है, जो वर्णों का मेल होता है उसमें परिवर्तन आता है, वर्णों के मेल से परिवर्तन आता है संधि में। और ये जो समास है, यहाँ पे शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है। समस्त पद, समास रचना से बनने वाले शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। अब समास की रचना से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद या सामसिक पद। पूर्व पद, समस्त पद के दो पदों में से पहला पूर्व पद कहलाता है। जो समस्त पद होता है उसके जो दो पद होते हैं उसका पहला वाला जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है। उत्तर पद, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब ये जो समस्त पद है, इसमें पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, ये समझेंगे। माता पिता, पहले कौन सा है? माता, तो पूर्व मतलब पहले, माता पूर्व पद हो गया, पिता हो गया उत्तर पद। मार्ग व्यय, इसमें मार्ग हो गया पूर्व पद और व्यय हो गया उत्तर पद। देवदूत, देव हो गया पूर्व पद और दूत हो गया उत्तर पद। राधा कृष्ण, राधा पूर्व पद, कृष्ण उत्तर पद। समास विग्रह, जिस क्रिया से समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। अब ये जो समस्त पद है, इसके सभी पदों को जब अलग किया जाता है तो वो बनता है समास विग्रह। जैसे जय पराजय, ये एक समस्त पद है। अब हमने क्या किया, इसका जय और पराजय, तो ये हो गया समास विग्रह। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, हमने क्या किया, उस समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया। समास के चार भेद हैं। अब कौन कौन से हैं समास के चार भेद? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष के बारे में। आइए पढ़ते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जिस समास में जो दूसरा पद होता है, जो उत्तर पद होता है, वो प्रधान होता है,
उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। जैसे देशवासी, देश का वासी, विशेष तत्पुरुष समास में दोनों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। अब ये जो विशेष तत्पुरुष समास है, देखिए देशवासी, देश का वासी, अब इन दोनों के बीच आने वाला जो परसर्ग है वो लोप हो जाता है। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब इस तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म की विभक्ति, को का लोप। अब देखिए को का लोप कैसे होता है समस्तपद में। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देखिए विग्रह जब हमने किया तो क्या बना, यश को प्राप्त, तो यहाँ को का लोप हो गया है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। परलोक गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत। यह है कर्म तत्पुरुष। ठीक है। अब करण की विभक्ति मतलब से या के द्वारा का लोप। यहाँ से और के द्वारा का लोप होता है। भूख मरा, भूख से मरा। देखिए से का लोप हो गया। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन माना, मन से माना। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। यह है करण तत्पुरुष। संप्रदान की विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति कौन सी, के लिए का लोप। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देखिए के लिए का लोप हो गया यहाँ। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए लोप हुआ। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। गौशाला, गौओं के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब आता है अपादान की विभक्ति। अपादान की विभक्ति कौन सी है, से का लोप। हृदयहीन, हृदय से हीन। धनहीन, धन से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। और गुणहीन, गुण से हीन। अब पढ़ेंगे बच्चों संबंध की विभक्ति। संबंध की विभक्ति का के की होता है, संबंध की विभक्ति का लोप। गंगा जल, गंगा का जल। अमृत धारा, अमृत की धारा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। भारत रत्न, भारत का रत्न। यह है संबंध तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप। अधिकरण की विभक्ति कौन सी है, में पर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। सिर दर्द, सिर में दर्द। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। यह है अधिकरण तत्पुरुष। अब बच्चों विशेष बात क्या है, संस्कृत में द्विगु व कर्मधारय समास को अलग भेद माना जाता है, परंतु हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के भेदों के रूप में ही की जाती है। अब हिंदी में तो द्विगु व कर्मधारय जो समास हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही इनकी चर्चा होती है, उसी के रूप में होती है, परंतु संस्कृत में इनको एक अलग भेद माना जाता है। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही ये 2 समास और जोड़े जाते हैं हिंदी में, तो द्विगु और कर्मधारय ये 2 तत्पुरुष समास के भेद हैं। द्विगु समास, जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज। अब इसमें क्या है, जो पूर्व पद है वो तो संख्यावाची विशेषण है, त्रि जो है वो संख्यावाची विशेषण है, और भुज जो है वो है विशेष। तो ये हो गया द्विगु समास। अब अन्य उदाहरण द्विगु समास के, चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौ संख्यावाची विशेषण और मासा विशेष। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे
पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय, नीली हो गया विशेषण और दूसरा हो गया विशेष्य गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। पीतांबर, पीत है जो अंबर मतलब वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। विद्याधन, विद्या रूपी धन। नीलांबर, नीला है जो अंबर मतलब आकाश। महाराजा, महान है जो राजा। अब दूसरा पद विशेषण तथा पहला पद विशेष्य। अब इसमें दूसरा पद विशेषण हो जाता है और पहला पद विशेष्य हो जाता है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। देखिए, उत्तम विशेषण है, बाद में आया ये, ठीक है, और पहला पद जो है पुरुष वो विशेष्य है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें ही माला है जिसकी अर्थात सूर्य। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, शिखर 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर मतलब मस्तक पर जिसके अर्थात शिव, शिव जी के मस्तक पर चांद है। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं बहुव्रीहि व कर्मधारय समास में अंतर। इन दोनों समासों में अंतर पढ़ेंगे अब हम। कुछ शब्द बहुव्रीहि व कर्मधारय दोनों के उदाहरण होते हैं। कुछ शब्द बहुव्रीहि भी होते हैं और कर्मधारय भी होते हैं। वह शब्द किस समास का है यह उसके विग्रह पर निर्भर करता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उस पर निर्भर करता है कि वो किस समास का रूप है, वो बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। यदि समस्त पद का एक पद विशेषण हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास माना जाएगा। परंतु यदि दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे पद के बारे में पता चले तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये। नीलकंठ, नीला कंठ, ये तो हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। अब क्योंकि नीला विशेषण है, पहले विशेषण आया तो ये कर्मधारय समास। अब नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ये हो गया बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें एक तीसरे पद का पता चल रहा है। दो पदों के मेल के बाद एक तीसरे पद का भी पता चल रहा है, तो ये है बहुव्रीहि समास। द्विगु व बहुव्रीहि समास में अंतर। अब द्विगु और बहुव्रीहि समास का अंतर देखते हैं। द्विगु व बहुव्रीहि समास में अंतर करने के लिए उसके विग्रह पर ध्यान दें। इसका भी जब हम विग्रह करते हैं तो उसका ध्यान रखना होता है। दशानन, 10 आनन, ये हो गया द्विगु। पहला पद संख्यावाची है इसमें, तो ये द्विगु समास है। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, ये हो गया बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, ये हो गया द्विगु समास। और 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, ये है बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब करते हैं कुछ अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। समास किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। जैसा कि अभी आपने पाठ पढ़ा पूरा समास का, उसकी परिभाषा भी पढ़ी और सारे भेद भी पढ़े हैं। उसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा, उसको कंठस्थ कीजिए, फिर यहाँ अपने आप लिखेंगे। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। अब कुछ और परिभाषाएं आपको स्वयं लिखनी है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। ठीक है बच्चों। अब करते हैं निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले हमें इनका विग्रह करना है और फिर कौन सा समास है वो लिखना है। बेरोजगार,
विग्रह करेंगे, क्या लिखेंगे? बिना किसी काम के। ठीक है, और समास कौन सा है ये? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आता है विद्यालय। विद्यालय मतलब शिक्षा का घर, आलय मतलब घर, शिक्षा का घर। तो ये कौन सा समास है? ये है अव्ययी, अव्ययी भाव। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि क्रोध की अग्नि, क्रोध की आग, अग्नि मतलब आग। यह है तत्पुरुष समास। हार जीत, हार और जीत ये क्या हुआ? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। फिर है श्रवण क्षमता। श्रवण क्षमता, सुनने की योग्यता, सुनने की योग्यता। यह है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। हस्तशिल्प, हाथ से बनी चीज, और यह है तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। अब यहां विग्रह किया गया है, इसका हमें समस्त पद लिखना है और फिर लिखेंगे हम समास का नाम। काली है जो मिर्च, ये हो गया काली मिर्च। और ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। रात ही रात में, समस्त पद क्या हुआ? रातों रात। और ये कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव। पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? पीतांबर। पहले तो इसका हम करेंगे, समस्त पद बनाया, पीतांबर अर्थात श्री कृष्ण। और ये कौन सा समास है? कर्मधारय, कर्मधारय समास। ये है नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर, नीलांबर। नीलांबर अर्थात आसमान, आकाश। ये भी कर्मधारय समास है। मति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार यथामति। और ये है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। विद्या रूपी धन, समस्त पद क्या बनेगा इसका? विद्या धन। और ये है कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब आगे चलते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यंजन, संधि, समास, विसर्ग, उसे कहते हैं समास। ठीक है, समास रचना से बनने वाला शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? पूर्व पद, उत्तर पद, विग्रह, समासिक पद, समासिक पद कहलाता है। समस्त पद का दूसरा पद कहलाता है पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, विग्रह, उसे कहते हैं उत्तर पद। समास के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? अभी पढ़ा है हमने,
4, 8, 6, 3 4 भेद होते हैं। गौशाला शब्द समास के अंतर्गत आता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, यह है तत्पुरुष समास। समास शब्दों के अलग अलग करने को कहते हैं बिछड़ना, समस्त पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद, विग्रह से कहते हैं विग्रह। तो बच्चों यही समाप्त करते हैं ये पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।